मैक्सिमम जनता मेरे को जानती नहीं होगी। ये आईटी खड़गपुर से हैं, ठीक है ना। 700 कितना रैंक था तुम्हारा? 732। मैं 4 साल से डिस्टेंस लर्निंग डिपार्टमेंट जो होते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के, उनको लीड करता हुआ आया हूँ। हमारे बीच में कई आईटीएंस भी हैं, अभी भी इसी रूम में भी कई आईटीएंस बैठे हैं। कई बार आपको उनके अनुभव सुनने को मिलेंगे तो आप थ्रिल हो जाओगे, थ्रिल। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था और 11 में कोई प्रिपरेशन कोचिंग वगैरह करी थी। मैं प्राइवेट कोचिंग जाता था हमारे उधर की। तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जेई की तैयारी करते टाइम कि मेरे फुल में से फुल आ जाए। पूरा एक प्रॉपर रजिस्टर था जिसमें मैं सारी कमियां निकलता था कि आज एक बार मैंने ये गलतियां करी है, दोबारा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इतना मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरे हिसाब से काफ़ी है ट्रस्ट होने के लिए मेरे ऊपर आपको। तो मैंने कम से भी कम, मतलब यूँ मानो कि मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस जोड़ दूं तो 4 लाख बच्चों का डाटा मैंने एनालिसिस किया होगा। जेई एडवांस के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया होगा, सब कुछ एनालिसिस किया होगा, तभी स्ट्रेटेजीज वगैरह बनती है ना। एक प्रैक्टिकल प्रूवन स्ट्रेटेजी जब भी बनती है जब तुमने काफ़ी सारा डाटा देखा हो। तो मैंने काफ़ी कुछ डाटा देखा है, एनालिसिस किया है, उनके ही बेसिस पे प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस और नॉलेज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये हेडलाइन डाल दी कि 100% एक्यूरेट क्यों है। तो ऐसे नहीं डाली हवा में, है ना। काफ़ी बड़ा बेस है इसके पीछे कि 100% एक्यूरेट क्या है। काफ़ी बार मैंने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट भी किए और रिजल्ट्स भी लाके देखे हैं बच्चों में कि कैसे होता है ना। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कैसे, ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तरीका सही है। फिर तुम इसको 100% ट्रस्ट करके इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना। भरोसे का बहुत बड़ा गेम है। ट्रस्ट नहीं होगा तो तुम एग्जीक्यूट करोगे नहीं, वीडियो देख भी लोगे तो भी शायद नहीं करोगे, है ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, देखो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि मेरे को ये पता चल जाए कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स के आने की संभावनाएं कितनी है और उनको मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि कोई भी सेमीकंडक्टर है और एक मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मान लो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से आता है और एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आता है। जेई मेन की बात अपन कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए ये स्ट्रेटेजी है। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे 25 लेक्चर का, या सेमीकंडक्टर पढ़ोगे 6 लेक्चर का, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है। अब ये नहीं दिखाना कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन करके आऊँ। ये थोड़ी कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने कितने क्वेश्चन सही करे और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये तुमसे पूछा जाएगा। कितने मार्क्स आए ये पूछा जाएगा। तुम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन करके आए ये नहीं पूछा जाएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर क्वेश्चन या चैप्टर्स या टॉपिक्स को लेके ईगो है तो उसको साइड में रखो, है ना। ऐसी भसड़ नहीं करनी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर मैं कर पाऊंगा, कौन सा चैप्टर मेरे को आता है। जैसे मेरा पर्सनली काइनेमेटिक्स अच्छा था, मेरे को उसमें बड़ा मजा आता था। तो मैं अगर ऐसे सोचता कि नहीं मैं तो काइनेमेटिक्स ही पढ़ूंगा, बाकी सब नहीं पढ़ूंगा, एंड टाइम पे भी काइनेमेटिक्स का तो क्वेश्चन करके ही आऊंगा, तो मैं उसमें उतना टाइम दे दूंगा जितना टाइम शायद मैं किसी और में देता तो कर लेता। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई मेरे को जेई मेन में सेलेक्ट होने के लिए अगर जनरल कैटेगरी का हूं तो 100 नंबर चाहिए। मतलब मोटा मोटा मेरे को 25 क्वेश्चन सही करके आने, है ना। अब जब स्ट्रेटेजी का एंड आएगा ना तो मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बता दूंगा कि इजी क्वेश्चंस ना करके भी ऐसे, जो मतलब एक 12th बोर्ड का बच्चा भी कर दे, है ना, एक 12th बोर्ड का बच्चा भी कर दे, ऐसे क्वेश्चन मिनिमम 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुम सिर्फ बोर्ड पढ़ी है, तुमने जेई की तैयारी नहीं करी, जेई मेन की तैयारी नहीं करी, जब भी 40 क्वेश्चन तुम आराम से सही करके आ सकते हो, है ना। सिलेक्शन बहुत आसान है, सच बता रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा। अभी प्रूव कर दूंगा वीडियो में, आगे जाके पूरा डाटा वगैरह रिजल्ट्स वगैरह सब दिखाऊंगा ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो कि कैसे बनाई ये स्ट्रेटेजी, है ना। तो पूरा डाटा वगैरह सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार 40 क्वेश्चन करना आसान है ना। तो सिलेक्शन लेना तो बहुत आसान है। बात आती है रैंक की, रैंक कैसे लानी, तो उसके भी तरीके हैं, है ना। हर बंदे के लिए कैटेगराइज्ड है कि जिसको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए उसको क्या क्या करना है ना। वो सब में कॉमन ही है कि इतना तो करना ही है। इसके बाद तुम्हें रैंक लानी तो क्या क्या करना है, वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। मैं जब कोटा आया था ना 2022 में, तो मैंने फ्री में बच्चों को पढ़ाया था। कोविड चल रहा था, है ना, कोविड चल रहा था। तो मैं आया कोटा और फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप वगैरह कर रहा था मैं। तो कोविड लगा, कोटा आ गया, और घर पे 3-4 घंटे में काम हो जाता था, है ना। फिर उसके बाद घर पे बैठ के मैं काफी बोर वगैरह हो रहा था, एंजाइटी होने लगी थी मेरे को, कुछ कर नहीं रहा था। फिर मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ आईटी खड़गपुर में। तो वो रहती है ना कि यार काम करने वाला बंदे को काम नहीं दे रहे तुम, तो उसको थोड़ी सी सनक चढ़ती कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो मैंने मेरे कुछ लोकल दोस्तों को लेके फ्री में कोचिंग स्टार्ट की थी। तो मैं जिस एरिया से आता हूँ ना, वहाँ पे आईआईटी तो छोड़ो, 10th पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं होते। तो मैंने वहाँ से कुछ बच्चे उठाए थे जो पढ़ते हैं, 4-5 बच्चे, है ना, उनको फ्री पढ़ाया, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कराया और सारे आईआईटी में, है ना। तो मतलब है दम,
है ना, पर आज दिन तक कैमरे पे कभी आया नहीं, तो स्ट्रेटेजी कभी लीक हुई नहीं, ठीक है ना। बैकएंड में बहुत सारे बच्चों को पता है, बैकएंड में बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, पर रियलिटी में कभी इंप्लीमेंट हुई नहीं है कैमरे पे, ऑन कैमरा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो क्या सीन है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है कि प्रीवियस ईयर का डाटा एनालिसिस करना होता है क्वेश्चंस का, जो कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैं करके दूंगा, इसमें सब लेके आया हूं मैं, है ना। तुम्हें देखो एक लॉजिकली कोई डाटा एनालिटिक्स वाला बंदा है तो क्या करेगा, ये प्रोसेस जानते हैं सबसे पहले। तो वो क्या करेगा कि वो लेके आएगा पहले पूरा डाटा कि पिछले 5-10 साल का, जब से जनवरी अटेम्प्ट होने लगे हैं, जब से 2 अटेम्प्ट होने लगे उनको एनालिसिस करेगा। फिर 2019 से चालू हुए थे 2025 तक का डाटा देखेगा, वो देख के उनमें से वो क्या निकालेगा, क्यों निकालेगा यार, सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन से चैप्टर्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की मैक्सिमम है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे या चैप्टर ऐसे जो फिक्स है, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा, मैंने ये देख लिया, अब मैं क्या करूंगा, चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि जैसे मान लो सबसे टफ चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है, पर वो जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी औकात में है कि नहीं है ना, वो भी तो पता होना चाहिए। तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगा। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले वो चैप्टर लिखता जो छोटा है पढ़ने में और मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, टफ, ये तीनों आप पे डिपेंड करते हैं। हकीकत तो ये है, सत्य ये है, हर टीचर बोलता है ये टफ है, ये मॉडरेट है, ये इजी है, हर बंदे का दिमाग अलग तरीके से चलता है, हर बंदा सेल्फ एनालिसिस अलग तरीके से करता है, हर बंदा पेपर को भी एनालिसिस अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इजी है, टफ है, मॉडरेट है, ये आपको पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या है वो आपके लिए, ठीक है ना। और इजी किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा बाउंड्री बताता हूं। इजी मतलब कि तुमने जितने भी पेपर अभी तक दिए होंगे उनमें मैक्सिमम में तुमने क्वेश्चन सही बनाए होंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फील आ रही है पर डाटा उसको नहीं बोल रहा, मतलब तुम्हें लगता है कि यार मैं काइनेमेटिक्स में मचाऊं, मैं तो झंडे गाड़ूंगा, ऐसा क्वेश्चन मैं गलत करता ही नहीं हूं या कर ही नहीं सकता, और तुम पिछले बार के पेपर का एनालिसिस करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार 10 में से 9 क्वेश्चन मैंने गलत किए उसके, है ना। तो फील कुछ और बोल रही है पर रियलिटी कुछ और है, तो तुम्हें रियलिटी समझनी पड़ेगी, उस जगह अडॉप्ट करना पड़ेगा कि यार नहीं ऐसा नहीं है, काइनेमेटिक्स मेरे को अच्छी लगती है ये अलग बात है, पर मैं इसके क्वेश्चन कर पाता हूं या नहीं कर पाता वो अलग बात है ना। अच्छा लगने से मतलब ये नहीं कि तुम सही करके आओगे इसके क्वेश्चन। तो इजी का मतलब वो है कि तुम जब पेपर में जाते हो क्वेश्चन करते हो तो उसका क्वेश्चन सही करके आते हो, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो वैसे मैं पेपर को, चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करूंगा कि भाई ये वाला फलाना डिंगला चैप्टर है, इससे तो मैं क्वेश्चन सही करके ही आता हूं और इसको पढ़ने में भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो पहले ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, चैप्टर एक भी नहीं छोड़ना, सारे प्रायोरिटाइज लिस्ट में होने चाहिए, चैप्टर A to Z पूरे के पूरे लिस्ट में होने चाहिए, ठीक है। वो चैप्टर तुमने प्रायोरिटाइज कर लिए, ये सब मैंने कर रखा है, मैं बताऊंगा, पर अभी तुम्हें फ्रेम बता रहा हूं कि कैसे किया है मैंने गेम, है ना, ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कैसे, मान लो सबसे ऊपर आया मेरा कोई भी चैप्टर लो, सेंटर ऑफ मास आया, मान लो फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास सबसे ऊपर आया, है ना, सेंटर ऑफ मास मैंने उठाया, ठीक है सर। अब सेंटर ऑफ मास में मैं क्या करूंगा कि सेंटर ऑफ मास के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए वो लूंगा। अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में केच होता है ना, मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेंटर ऑफ मास यूज हो गया हो आके ना, हो सकता है, ऐसा होता है। मतलब मैं 1-2 क्वेश्चन तो अभी बता दूं आपको कि जब अपन कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं तो कुलाम्स लॉ में मान लो कि एक पार्टिकल यही है, पहले रेस्ट पे थे फिर छोड़ दिए, फिर एक पार्टिकल किसी स्पीड जाने लगा, उसकी स्पीड निकालो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, है ना, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो इतना समझ में आता है कि यार सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन किसी और चैप्टर से भी आ सकते हैं। तो अब मैं वो बंदा हूं जो जेईई में पेपर देने जाने वाला हूं, तो मतलब मैंने एक बार तो एटलीस्ट कहीं से तैयारी की होगी या पढ़ा होगा, तो ये वीडियो काम की, अदरवाइज तो फिर हवा में तो बातें करनी है नहीं मेरे को, है ना। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि भाई मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सेंटर ऑफ मास के सारे क्वेश्चंस उठा लिए, सेंटर ऑफ मास के सारे PYQs लिए, करना शुरू किया। मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूं, सिर्फ जेईई मेन के PYQs की बात कर रहा हूं, मैंने PYQs उठाए, करना शुरू किया। पहला क्वेश्चन ऐसा, मान लो तुमने कुछ क्वेश्चन किए, तुमसे कुछ क्वेश्चन बन गए और कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन ना बने हो, है ना, तुमसे हो सकता है कि 100 के 100 क्वेश्चन है, तो मान लो 100 के 100 ही नहीं बने, तो भी घबराना नहीं, सिलेक्शन होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, है ना, वो तो होगा, सिलेक्शन तो होना है अगर ये वीडियो देख रहे हो तो घबराना नहीं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए यार, मैं क्या करूं, PYQs तो बनी नहीं रहे मेरे से। करना क्या है, PYQ करा, क्वेश्चन करा, धज्जा उड़ गई तुम्हारी, है ना, नहीं हो पाया तुमसे, तो अब क्या करना है, उस PYQ का जो टॉपिक है जहां से वो PYQ आया है,
है ना, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है, थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास से आया है। तो मैं जाऊंगा, मान लो पहले सेंटर मास पे गया, सेंटर मास पे कॉन्सेप्ट देखा, है ना, कॉन्सेप्ट देखा मैंने कि यार कैसे आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मान लो तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ, चार्ज वार्ज आ गए, तो सबसे पहले तुम जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक उस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखूंगा कि मैं यार ये करेगा, कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है ना, टेक्स्ट सॉल्यूशन वगैरह मिल जाते हैं, तो उनसे पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं चलेगा क्वेश्चन पढ़ के कि यार कौन से टॉपिक से आया है। ये भी हकीकत है भाई, जो सच है वो तो सच है ना, पता नहीं चलता, मेरे को भी नहीं चलता था कई बार कि यार क्वेश्चन आया कहां से, ये तो बता दो। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन वगैरह से पता चल जाता है कि ये कहां से आया है ना, कहां से आया ये पता चल जाता है आपको। तो आपको करना क्या है कि ये पीआईक्यू का ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक से आया, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है कि ठीक है ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो गया। उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, वो समझ में आ गया, फिर वो क्वेश्चन का सोल्व किया। मतलब कुल मिलाकर तुमने क्वेश्चन देखा और उसका जो सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो 100% एक्यूरेट तुम्हें आना चाहिए, 100% एफिशिएंसी के साथ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें सारे पीआईक्यूज करने, तुम हो सकता है एक दिन में एक ही पीआईक्यू कर पाओ, मतलब एक ही चैप्टर के पीआईक्यूज कर पाओ, तुम मोटा मोटा 90 चैप्टर सारे पीसीएम मिला के बनेंगे, है ना, मोटा मोटा 90। इनमें से सब में इतने ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो पिछले 2 साल के 3 साल के, मतलब सबसे 2025 का शुरू करना, फिर 24 का शुरू करना, फिर 23 का शुरू करना। और मैं अगर रिकमेंड करूं कि कैसे करना चाहिए, तो 25 का करना, फिर 23 का करना। 24 का क्यों, क्योंकि अभी ट्रेंड बताऊंगा। तो 24 का थोड़ा सा था ऐसा कि मतलब आप देखोगे तो अल्टरनेट ईयर्स के ज्यादा ट्रेंड एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू जेई मेन के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं कि आप देखोगे 2022, 23 छोड़ दो 24, 25 छोड़ दो 26, तो ऐसे मैच करता है ये, है ना, क्वेश्चंस के टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ऐसे मैच करते हैं ये, ठीक है। तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो उसमें लगा है वो तुम्हें 100% क्लियर होना चाहिए, है ना। मोटा मोटा मैं सैटरडे को अपलोड कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास 60 दिन समथिंग होंगे। तो 60 दिन में अगर तुम रोज के 2-2 भी कर रहे हो, तब भी तुम आराम से तुम्हारा सब कुछ कर लोगे, उसके बाद तुम रिवाइज भी कर लोगे, है ना। और ये 60 दिन में सफिशिएंट स्ट्रेटेजी है, बस लगना पड़ेगा भाई, है ना, लगना पड़ेगा। बताऊंगा कैसे लगना है। देखो, जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैंने 13 में तैयारी करी थी, 11-12 में नहीं करी, है ना, मैंने जीबी सर को भी बताई थी ये बात, है ना। इसमें मैं क्या करता था, मैं तो ये स्ट्रेटेजी, देखो मेरे को वेटेज एनालिसिस ये सब बहुत पहले से फंडा क्लियर था। मैं था बहुत अनएजुकेटेड फैमिली से, बहुत गंदे मेरे फंडे थे, मेरे जान पहचान में कोई IITN NITN तो दूर की बात, कोई 12वीं पास वाला बंदा भी नहीं था। पर मेरे में ये पता नहीं कैसे कॉमन सेंस था कि यार मैं पहले पिछले साल के क्वेश्चन करके देखूं कि कैसे होता है, और टीचर्स वगैरह भी ज्ञान देते थे, तो इतना मेरे को समझ में आता था। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी भाई, और मैंने मात्र पहले मैं गया, मेरी पिक्चर बन गई जाते ही, तो मेरे को समझ में आना बंद हो गया, है ना। मैं रेजोनेंस से पढ़ा था, मतलब अब तो क्या है, मेरा खुद का चैनल है, कुछ भी बोलूं, है ना। मैं रेजोनेंस से पढ़ा था, और टीचर्स वगैरह बताते थे कि भाई पीआईक्यूज करो, बहुत जरूरी है। हमारी एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 जो होता था उसमें पीआईक्यूज ही होते थे, है ना। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 एडवांस लेवल की होती थी उस टाइम पे। मैंने 2016-17 में पेपर दिया था, 15-16 में पेपर दिया था, जबकि बात है 2017 में मैं कॉलेज जा चुका था, है ना। तो आपको पीआईक्यूज पता चल जाने चाहिए। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को क्या सीन था कि मैं इतना आलसी बन चुका था, आलसी इन द सेंस सिर्फ मेरे को पढ़ाई करनी, तो मैं ना हंगता था, मतलब हंगता तो था, हंगना, मूतना, खाना, सोना और पढ़ना, इन 4 के अलावा अगर मेरे से मेरी मम्मी बोलती थी ना कि गिलास इधर से रख के इधर दे, नमक का डिब्बा पकड़ा दे, ये कर दे, वो कर दे, राशन लिया, नहीं जाता था। मम्मी कितनी गुस्सा हो जाए, पापा कितनी गालियां दे ले, और भाई को फर्क ही नहीं पड़ता था कि नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा। और अगर तुम मेरे से काम करा रहे हो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे से बोल मत देना कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरे घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई, मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो। मेरे घर में देखो, मेरी फैमिली में मैक्सिमम बंदों ने तो स्कूल भी नहीं देखा कि स्कूल ऐसा होता है। मेरी फैमिली में मैं पढ़ा हूं, मेरी एज की बात कर रहा हूं, जो छोटे आ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे, खैर, है ना। पर मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा ने कभी स्कूल नहीं देखा। मेरे पापा तो मतलब ये रेजोनेंस में ही वो थे, क्या बोलते हैं, ये गाड़ियां पार्क करते हैं, फैकल्टीज आते हैं तो उनकी गाड़ियां पार्क करते थे मेरे पापा। तो हमारी फैमिली में मतलब किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं, तो मेरे घर वालों को ये भी नहीं था कि भाई तू जा पढ़ ले, है ना। पर मैं काफी मोटिवेटेड था, पर पापा सोचते थे कि पापा थोड़े टीचर्स वगैरह मेरे थे तो कहते थे कि पोटेंशियल है, पढ़ लेने दो। तो पापा थोड़ा बोलते थे कि ठीक है पढ़ लेने दे इसको, ये बोल रहा है तो मम्मी को। तो तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता था भाई, उठता था, हंगता था, खाता था, पढ़ता था, सोता था, और 2 दिन में एक बार नहाता था, है ना। कभी कभी 3-4 दिन भी हो जाते थे। तो सच्चे जो सच्चे, देखो ब्लाइंडली बात करते हैं, है ना, सारे फिल्टर विल्टर के तेल लगाने, सारी दुनियादारी की भाड़ में। अभी कहानी समझ में आनी चाहिए, सिलेक्शन सबसे जरूरी है, उसके बाद इज्जत बना लेंगे,
ठीक है। तो हकीकत ये है कि तुम्हें सिर्फ ये 4 काम के अलावा कुछ नहीं करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बॉडी, तुम मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, भद्दे दिख रहे हो, काले हो रहे हो, ऐसी की तेसी, भाई सच्ची में ऐसी की तेसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन मायने रखता है ना। तो ये काम करना है अभी तुम्हें, है ना। PIQs करने, इन 4 काम के अलावा, पढ़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं है ना। इक्के दुक्के मैंने काम बताए, ब्रश नहीं करना तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है फंडा। तो इतना तो करना ही है। PIQs करने, ढूंढने, उसके टॉपिक नहीं आया तो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट एकदम फाड़ कर लेना है। ऐसे तुम्हें सारे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे, सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और तुम्हें सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ने को मिलेगा। तुम्हें वही टॉपिक सब टॉपिक्स पता चलेंगे, वही टॉपिक सब टॉपिक प्रैक्टिस हो रहे होंगे जो जेईई मेन में आते थे, आते हैं और आने वाले हैं, ठीक है। इससे एक चीज और तुम पता कर पाओगे, क्या कि तुम्हें टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि यार ये वाला टॉपिक तो लगभग हर साल ही आ रहा है, ये अल्टरनेट साल में आ रहा है, ट्रेंड पता चल जाएगा जब करेंगे, है ना। तो तुम्हें पता चलेगा यार ये टॉपिक, ये सब टॉपिक एसके टांग ये तो आता है ना, यही तो टॉपिक्स आता है हर बार, घूम फिर के यही तो हो रहा है। तो तुम्हें फिर तुम्हारे बॉडी के डोपामिन को भी डोपामिन मिलना चाहिए भाई, जब तुम कर रहे हो कि हाँ यार कॉन्फिडेंस न्यू बूस्ट होगा भाई, करके तो देखो एक बार, है ना। तो डोपामिन को भी डोपामिन हिट होना चाहिए तुम्हारी बॉडी के डोपामिन को भी डोपामिन हिट होना चाहिए। कुल मिला के बात ऐसी है। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें। जब तुम ये कर रहे होंगे, तुमने PIQs जब करे तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं भाई। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे नोट्स के इक्विवेलेंट है भाई वो। नोट्स तुम एंड में नहीं कर सकते, पर तुम शॉर्ट नोट्स पेपर के जाने के आधे घंटे पहले भी पढ़ सकते हो। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी शॉर्ट नोट्स में डालने चाहिए। मैं डालता था, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चा, क्या 100% जनता जिनसे मैं मिला हूं डालती नहीं है भाई शॉर्ट नोट्स में। PIQ नहीं डालती, अरे PIQ सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालती। अरे कोई क्वेश्चन तुम्हें 17 ज्ञान देके जा रहा है तो क्यों नहीं लिख रहे शॉर्ट नोट्स में? जरूरी कि ज्ञान ही लिखो, क्वेश्चन ज्यादा याद रहता है एज कंपेयर टू नोट्स। थ्योरी, पता है तुम थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी स्ट्रांग होती है, तो क्वेश्चन ज्यादा याद रहता है थ्योरी की अपेक्षा। 1000 बार बोली ये बात पर समझ में नहीं आती यार, है ना। तो तुम्हें थ्योरी, अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, तुम्हें लगता है यार ये क्वेश्चन 17 ज्ञान देके जा रहा है मेरे को, तो मैं लिखूंगा इसको शॉर्ट नोट्स में, और होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, ठीक। शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए वो क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट ही लिखूंगा, एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, ये वो प्लानिंग। शॉर्ट नोट्स भले इतने मोटे बन जाए, पर उनको पढ़ने में तुम्हें आधा घंटा लगना चाहिए बस। पढ़ने कितने भी हो, पढ़ते टाइम तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या 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 हो रहा है। शॉर्ट नोट्स में एक चीज और ऐड नहीं करता बच्चा, अपनी गलतियां। हर चैप्टर में तुम क्या गलतियां करते हो कॉमन होती है। देखो मैं तुम्हें बताऊं ना, तो जो रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिंग होती है, रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। मैं उस फॉर्मूले में ए और आर हमेशा बदल देता था, उल्टा पुल्टा कर देता था, है ना। तो मैंने 2-3 बार देखा यार मैं हर बार ये क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। मैंने शॉर्ट नोट्स में गलती लिखी हुई थी उस फॉर्मूले के आगे कि भाई ए और आर की जगह मत बदलना पेपर में। तो ऐसी गलतियां लिखी हुई होनी चाहिए। ये सेल्फ एनालिसिस का पार्ट है, मैं सिखाऊंगा आगे जाके अभी कि सेल्फ एनालिसिस करते कैसे। पर तुम्हें ए और आर में गलती नहीं पलटना नहीं है, ये पता होना चाहिए। याद मैंने लिख लिया था वहां पे कि भाई मत भूल ये चीज, एल लग जाएंगे तेरे, मत भूल इसको याद रख कि ए और आर को नहीं बदलना, समझ रहे हो, ए और आर को नहीं बदलना। तो ऐसे हर गलती भी लिखनी है तुमको उसमें, ऐसे नहीं करना है गलती छोड़ दी, गलती नहीं लिखूंगा। तुमने जब एक क्वेश्चन किया ना, तो तुम्हारे पास वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तुम क्या गलतियां करते हो वो भी पता होना चाहिए जब वो चैप्टर पढ़ रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट्स में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, नहीं। शॉर्ट नोट ऐसा कि पढ़ने में कम टाइम लगे और कॉन्सेप्ट तुमसे दोबारा गलती ना हो, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। साथ में तुम्हें ये पता करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। तो हर क्वेश्चन के जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करो, आगे लिख देना भाई ये वाला इस टॉपिक से आया है, या 2-3 टॉपिक है तो 2-3 टॉपिक का नाम लिखो, इस चैप्टर से ये, इस चैप्टर से ये, इस चैप्टर से ये। तुम 2 या 3 साल के PIQs भी कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं PPT में, आगे बता दूंगा, पर तुम्हें खुद को भी करनी है चीज, है ना। तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। तुम्हें जब तुम PIQ सारे कर चुके तुम्हें 100% ये पता चल चुका होगा कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूं, है ना, इतना तो मैं श्योर हूं। और ये जब श्योरिटी आती है ना, तो एक तुमने टर्म सुनी होगी एग्जाम प्रेशर, है ना। ये बच्चा रिलेट कर नहीं पाता क्योंकि छोटे होते हो तुम लोग, हकीकत है ये, हकीकत है। मैं जेईई मेन में जब पेपर देने गया था, मैं भाई 113 नंबर लेके आया था बस। उस टाइम पे 113 ठीक ठाक थे, मतलब ठीक ठाक तो क्या थे, पर कट ऑफ ही पार हुई थी, पर 113 ही नंबर आए थे मेरे जेईई मेन में। क्यों? क्योंकि जब मैं जेईई मेन में बैठा ना, मेरी फटली भाई, फट के 4 हो गए। मैं सोच रहा था कि अब भाई ये क्या है, ये इतना माहौल। तब की मैं ऑफलाइन पढ़ता था
और हर संडे पेपर देने जाते थे, अल्टरनेट भी, कभी कभी ऐसा संडे होता था जब नहीं होता था पेपर, बाकी रिपीटर में हमेशा पेपर होते हैं, हर संडे को मोटा मोटा मैक्सिमम संडे को पेपर होते तो वो संडे के पेपर में जो प्रेशर था वो सब मैं हैंडल कर चुका था, उसके बाद भी जेईई में हक दिया मैंने जाके, ठीक। तो ऐसा होता है ना। तो जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और जब तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ के पेपर में घुसोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तो एग्जाम प्रेशर बाय डिफॉल्ट डाउन हो जाएगा। और एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा तुम्हारे को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करता है भाई, हकीकत है ये, है ना। तुम्हारे पास एग्जाम, अगर तुम्हारे ऊपर एग्जाम प्रेशर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम बनने वाले क्वेश्चन भी बिगाड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, इस तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि ये एक्यूरेट है तरीका, है ना। मैं चिक चिक के बता रहा हूं एक्यूरेट है, क्योंकि मैं इतना बार बार इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मेरे को पता है रिजल्ट आता है। मैंने 1000 बच्चे देखे, तुम तो पहली बार दोगे, अकेले ही हो, तो तुमने इतना डाटा देखा नहीं है। मैंने बहुत सारा डाटा देखा है कि यार होता है ऐसा। फिर भी मेरे को ये भी पता है कि साला नहीं करता बच्चा फॉलो, दल्ला है बच्चा, छटवा है, नहीं करता वो फॉलो। करना है फॉलो भाई, जो है वो करना है फॉलो, ठीक। यहां तक समझ में आएगी बात। अब सिर्फ पीआईक्यूज करने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन तो हो जाएगा, है ना। सुन के अजीब लगता है, सिलेक्शन तो हो जाएगा। 25 क्वेश्चन तुम न्यू कर लोगे अगर तुमने ये सब कर लिया तो। पर मुद्दा है कि रैंक, सर हम तो रैंक के लिए आए हैं, हम तो मचाने आए हैं भाई, ये सिलेक्शन इलेक्शन तो दूर की बात है। तो पहले पीआईक्यूज तो करना ही है, सिलेक्शन जरूरी है, 25 क्वेश्चन तो करनी ही है ना। ऐसा थोड़ी तो 25 क्वेश्चन छोड़ के दूसरे पढ़ोगे रैंक के लिए, 25 क्वेश्चन करने के बाद एक्स्ट्रा करोगे तो रैंक आएगी। तो 25 क्वेश्चन तक का तो गेम फिक्स है ना। 25 क्या 40 35 क्वेश्चन तक का गेम फिक्स है अगर तुमने ये कर लिया तो, ठीक है। उसके बाद अपन अब देखते हैं कहानी इसकी कि अब रैंक कैसे लानी। तो जो टॉपिक्स तुमने देखे हैं इंपॉर्टेंट, है ना। अब तुम्हें टेस्ट सीरीज देखो यार, मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता, नहीं कर रहा अभी, है ना। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस इंस्टीट्यूट का लो, है ना। मैं किसी इंस्टीट्यूट से ना एसोसिएटेड हूं न क्या, मैंने सब दुनियादारी छोड़ दी, मोह माया त्याग दी, अभी भाई अपना खुद का कुछ कर रहा है ना। तो मेरे को मतलब नहीं है कौन सी इंस्टीट्यूट का लेते हो क्या नहीं लेते, पर ये हकीकत है कि तुम्हें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी और अच्छी टेस्ट सीरीज लो। पैसा मत देखो इस जगह पे, कितने ही गरीब हो तुम भाई। मैं जब जितना गरीब था उतने गरीब तो बहुत कम जनता होगी तुम में से, होगी ऐसा नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे बेचारे, होती है परिस्थितियां खराब। मैं कोटा का ही था इसलिए अफोर्ड कर पाया, अदरवाइज मैं आईआईटी तो क्या स्कूल भी ढंग से अफोर्ड नहीं करता, 7वीं तक तो मैं सरकारी में जाता था, ठीक है ना। सरकारी स्कूल में जाता था क्योंकि खिचड़िया मिलती थी भाई को, तो खाने के लिए जाता था बस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, उधार ले लो, कुछ भी कर लो, गिड़गिड़ा लो घर वालों के सामने, बोल दो मेरी किडनी बेच दो पापा पर मेरे को ये टेस्ट सीरीज दिला दो। टेस्ट सीरीज होनी चाहिए फाड़, ऐसे टीचरों ने बनाई हो जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग नहीं हकीकत में प्रोडक्ट बनाना आता हो। कोटा में बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेच देते हैं, प्रोडक्ट में दम है नहीं, है ना। चाहो तो व्हाट्सएप पे मेरे को डाल देना, मैं पर्सनली बता दूंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के ले सकते हो, है ना। बाकी हर बढ़िया टेस्ट सीरीज लेना। और टेस्ट सीरीज बढ़िया क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअली जब टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना और ढंग से बनाई जा रही है टेस्ट सीरीज, तो कैसे बनती है वो पूरा डाटा वाटा देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह खुद अपने आप से फाइंड आउट करते हैं और प्रोबेबल टॉपिक्स भी निकालते हैं कि यार इस टॉपिक की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनटीए ऐसे सोचेगा, पेपर बनाने का तरीका ऐसे होना चाहिए, ऐसे सोच रहा होगा एग्जामिनर, तो वो एक टीचर कर सकता है चीज, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो ये सब सोचकर वो सारे टॉपिक सब टॉपिक कवर करेगा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में, तो क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो तुम्हारे टॉपिक सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करे। फिर वो टेस्ट सीरीज तुम्हें सोल्व करनी है, पीआईक्यूज कर लिए, टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है। जरूरी नहीं तुम लाइव टेस्ट सीरीज सोल्व करो भाई, घर पे बैठो और तुम्हारे दिमाग में तुमने एक बाकी हनुमा करके एक वो है एनीमे, अगर कोई एनीमे में देखता हो तो मैं तो मतलब फाड़ी देखता हूं, है ना। तो बाकी हनुमा जो प्रैक्टिस करता है बंदा, वो मतलब जो बॉडी बिल्डिंग पे एकदम लीजेंड होते हैं, इतनी ताकत होती है कि भूकंप कमाना दे, ऐसा गेम होता है। तो बाकी हनुमा बढ़िया जवान लौंडा ही होता है, वो प्रैक्टिस करता है, तो वो ऐसे विजुलाइज करता है कि मेरा अपोनेंट मेरे सामने, हकीकत में होता नहीं उसके सामने होता है, और उससे फाइट वाइट करता है वो, और रियल में खुद धाराशाही भी हो जाता है, लगभग भी जाती है उसके, है ना। पर वो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेंड कर चुका है कि उसको वो चीज फील करता है। तो वो चीज तुम्हें जब तुम घर पे बैठ के पेपर दे रहे हो तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि मैं सेंटर में बैठा हूं, 50 लोग बैठे, फटी पड़ी है, दबाव है, प्रेशर है, एंजाइटी हो रही है, अब मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। दिमाग में 17 चीजें, 17 प्रेशर डाल के सोल्व करना है क्वेश्चन, है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एग्जाम प्रेशर जब भी मिनिमम होगा, एग्जाम प्रेशर खत्म है ना और तुमने पीआईक्यूज कर लिया तो तुम वैसे ही ठीक ठाक एवरेज बच्चों से बहुत ऊपर, सिलेक्शन तो छोड़ो, तुम ठीक ठाक रहेंगे भी ला दोगे,
है ना, प्रूफ तुम्हारे सामने खड़ा है। ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा नहीं कि ओ किस्मत की बात है, ये वो फलाना डिंगना, तुम कोटा में ऑफलाइन पढ़ लिया था, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं 4 साल से ऑनलाइन बच्चों को ही मॉनिटर कर रहा हूँ, है ना। तुम 1 साल तैयारी कर रहे हो, मैंने 4 साल की तैयारियां देखी है बच्चों की, तो अपने को बहुत ज्ञान है। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर। तो बढ़िया सी टेस्ट सीरीज लेनी है, उसको फोड़ना शुरू करना है। ठीक है, पीआईक्यूज कर लिए, टेस्ट सीरीज कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स में तुमने प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ लिख ली, है ना। अब पेपर जब तुम दे रहे होंगे ना, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए जब मैं पेपर दे रहा हूं ना, तो जब मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं उस पेपर में अपनी जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। बहुत जरूरी है कि मैं क्या क्या जब भी पेपर किया उसको एनालिसिस करो। बहुत जरूरी है, पेपर किया बैठो, 1 घंटा जाए भले तुम्हारा, इतने इंपॉर्टेंट टाइम में भी 1 घंटा तुम पेपर को एनालिसिस करने में जा रहा है, वो 1 घंटा तुम्हारे 10 घंटे की पढ़ाई के इक्विवेलेंट है। पूरा एनालिसिस करो, अपनी गलतियां ढूंढो और उन गलतियों को लिखो कि मैं एलसीएम गलत लेता हूं, मैं अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। और जब तुम पेपर देने जाओ दूसरा, वापस वो गलतियां पढ़ के जाओ। इनफैक्ट जैसे ही तुम लाइन में लगोगे, चेक इन होती है जेईई मेन का, जब फाइनल एग्जाम आएगा 21 फरवरी से भी चालू होने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी तुम्हारे हाथ में पन्ने होने चाहिए, पढ़ के जाओ, गलतियां याद करके जाओ कि यार मेरे को ये गलती नहीं करनी है। पेपर बांट रहे होंगे तब याद करो कि मेरे को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। दैट्स इट। फिर पेपर करो तुम। कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होना चाहिए, है ना। साले फेल होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे, पर कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होना चाहिए। पीआईक्यूज पूरे फोड़े हुए होने चाहिए। एक अच्छी टेस्ट सीरीज, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, एक अच्छी टेस्ट सीरीज फोड़ी हुई होनी चाहिए बस। इसके बाद सिलेक्शन ना हो तो मिलने आ जाना कोटा में, है ना। घर का एड्रेस बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, नहीं हो तो आके मार पीट के चले जाना। ठीक है, ठीक है, 100% गारंटेड स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं। मैंने बहुत सारा काम तो तुम्हारा कर दिया है ऑलरेडी, है ना, मैक्सिमम कर दिया है, तो लोड लेने की बात नहीं कि सर एंड टाइम में बैठ के मैं ये थोड़ी करूंगा, नहीं करना है। तुम्हारा भाई जिंदा है ना अभी। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम भूलो नहीं। सबसे पहले क्या, ट्रेंड एनालिसिस, ये तुम्हारा भाई करके देगा, तुमको नहीं करना है ना। जो ये ट्रेंड एनालिसिस है ये मैं आगे दूंगा तुमको। ये देखो मैंने सब करके लाया हूं भाई तुम्हारे लिए, सब कुछ किया हुआ है ना, तो लोड नहीं लेना, सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस तुम्हारा भाई करेगा, आकाश करके देगा तुमको, लोड नहीं लेना इसमें। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वेटेज दूंगा, वेटेज तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा पीडीएफ का कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, पिछले 2019 से लेकर 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चंस में, पूरा एकदम इजी बना के दूंगा ताकि तुमको ऐसे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 50 डाटा दे दिया अब तुम एनालिसिस करो, नहीं, इजी कि इस क्वेश्चन से आने की संभावना इतनी है क्वेश्चन की। 7 साल में 7 बार आया है तो 7/7 फ्रीक्वेंसी दूंगा, और कितना इस बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकाल के दूंगा, है ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइंड आउट करने, और तुम्हारे हिसाब से होंगे, मैंने अभी भी बताया था कैसे होंगे, कि तुमको कौन सा चैप्टर आसान लगता है। आसान का मतलब ये है कि तुम उसके क्वेश्चन सही करके आते हो क्या नहीं आते, तुम उसके क्वेश्चन सही करके आते हो कि नहीं आते, इससे पता चलता है कि वो चैप्टर तुम्हारे लिए सही आसान है या नहीं। क्लियर फंडा, बहुत बढ़िया, है ना। लेंदी और आसान में कोई इंटरलिंक नहीं है, मतलब कोई अगर लंबा क्वेश्चन है तो तुम उसको ये नहीं, या लंबे क्वेश्चन आते थे तुम ये नहीं बोल सकते कि वो टफ है। लेंदी एक अलग क्राइटेरिया है, तुमसे होता है कि नहीं होता उसकी बात कर रहा हूं। तुमसे हो जाते हैं उसके क्वेश्चन, तुम सही करते हो मैक्सिमम टाइम, तो वो तुम्हारे लिए आसान है। भाड़ में जाए दूसरे टीचर्स, भाड़ में जाए दुनिया कि वो बोल रही कि ये टफ है, ये इजी है इस कैटेगरी में, नहीं, उनके दिमाग से थोड़ी तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, तुम्हारे दिमाग से होगा। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें पता करने हैं खुद से, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं बता दूंगा, प्रायोरिटाइज तुमको करना है। प्रायोरिटाइज तुमको करना है कि सबसे पहले मैं कौन सा चैप्टर करूंगा, उसके बाद मैं कौन सा चैप्टर करूंगा, प्रायोरिटाइज तुम्हें करना है। ठीक है, मैंने बताया प्रायोरिटाइज करना है, और टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बताया। क्या, हंगना, मूतना, सोना, खाना, पढ़ना, 5 काम के अलावा छठा काम नहीं करना है। नहाने धोने की इच्छा नहीं है, मत नहाओ। और किसी को लगता है कि मेरे को तो नहा के पढ़ाई होती है, सुबह 3 बजे पढ़ाई होती है, जो इच्छा करे वो करो। मेरा मानना तो ये है कि अगर तुम्हें रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़ने में मजा आता है तो 12 से 5 ही पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह जल्दी उठ के 3 बजे पढ़ने को बोला है टीचर ने, मत पढ़ो अगर तुम्हें सूट नहीं हो रहा है तो। लास्ट टाइम में कोई एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी लाइफ के साथ, है ना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो।
जो करते आए वो करो, 8 घंटे सो दबा के सोओगे तो ही फिर बाकी 8 घंटे तुम मचा के पढ़ पाओगे। 12 घंटे मान के चलो यार, क्योंकि तुम्हें पढ़ना अभी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ये तो हकीकत है। पर ये 5 काम के अलावा और कुछ नहीं करना है, 5 काम के अलावा कुछ नहीं करना है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पढ़ते हो यार अब तो सर नहीं पढ़ा जा रहा, जान निकल गई, प्राण निकल जाएंगे, थोड़ी देर में फेल जाऊंगा यहीं अगर और बोला तो पढ़ने को, तो वहीं हेड डाउन करके सो जा, या तेरा मन करे तो तू नोट्स पढ़ ले, शॉर्ट नोट्स पढ़ ले, कुछ भी कर ले, पर पढ़ना है तो पढ़ना है। 7 दिन तक दिक्कत होगी, 7 दिन के बाद 8वें दिन तेरे को वैसे ही तेरे डोपामिन को भी डोपामिन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड कवर सिलेबस। जब तुम पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो पीवाईक्यूज में जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए वही रिवाइज करने, दूसरे नहीं करने, और वैसे ही सिलेबस कवर करना है। ऐसा नहीं पूरा सिलेबस पढ़ने बैठोगे। थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए, ये मैं बोल सकता हूं, अगर तुमने ये सब कर लिया उसके बाद भी टाइम है तो थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। पर पहली प्रायोरिटी तो ये है, पहली प्रायोरिटी तो ये कि जो इनमें से टॉपिक सब टॉपिक आए वो तो तुम्हें फाड़ आने चाहिए। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरे को ये चैप्टर सही है और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं इसको पढ़ लूं, है ना। मैंने पिछले 10 साल के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो भी है मैंने सारे लगभग बना लिया, मेरे को आते हैं, है ना। तो अब हो सकता है कि दूसरे टॉपिक से आ जाए, हो तो सकता है ना, तो तुम फिर उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हो थ्योरेटिकली, और कुछ कुछ चाहो तो कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस भी कर सकते हो, है ना। मैं तुम्हें भी एक एनालिसिस बताऊंगा, पिछले साल में जो ट्रेंड बदला है ना, तो पहले आती थी कैलकुलेशन बेस्ड, अब आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर। मैं यहीं बीच में रोक के वो बताता हूं तुम्हें, देखो थोड़ा सा मजा आएगा। ये देखो, ये पूरा एकदम ऑथेंटिक डाटा है, ऐसे हवा में कोई बातें नहीं कर रहा। जो येलो वाला है ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना, और कैलकुलेशन क्वेश्चन। तो तुम देखोगे कि 2019 में कॉन्सेप्चुअल कम था, कॉन्सेप्चुअल कम था और क्वेश्चन वाले, कैलकुलेशन वाले ज्यादा थे। अब तुम एंड में आके देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल है वो बढ़ चुके हैं, और जो ये है कैलकुलेशन बेस्ड ये कम हो चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। कैलकुलेशन तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, है ना। और ऐसा नहीं कि तुम कैलकुलेशन को 60 दिन में एकदम स्पीड अप कर लोगे, बूस्ट तो मिलेगा, अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, पर इसका मतलब नहीं तुम एकदम ही मतलब चमन से हीरो बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो तो साल लगता है भाई उसमें, तो फिर है ना 7-8 महीने 9-10 महीने लगते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं सोचना, ठीक। जब पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड करने, सब टॉपिक्स फाइंड करने। एक्चुअल में क्या है ना, जो कोटा वोटा में पढ़ रहा है और जो जेई की तैयारी करा रहे हैं वो चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स को भी चैप्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो टॉपिक सब टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। टॉपिक सब टॉपिक से ही बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो माइक्रो लेवल पे टॉपिक हो सकते हैं उनमें तोड़ना है तुमको, है ना। उनको सब टॉपिक मैंने यहाँ पे बोला है, तो जितना ज्यादा तुम तोड़ सकते हो वैसे तुम्हें मिल जाएगा। इंडेक्स भी तुम बोलोगे कमेंट में तो मैं इंडेक्स भी शेयर कर दूंगा भाई कि इस चैप्टर के ये सब टॉपिक है, ठीक है ना। तो लोड कुछ नहीं लेना, तुम मेरे को बताओ, मैं करके दूंगा भाई, पूरा फ्री हूं मैं। मेरा एक स्टार्टअप में साथ में कर रहा हूं, उस पर देता हूं आधा टाइम में अपन यूट्यूब पे मचाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेनी है और उस टेस्ट सीरीज को लगानी है। अब जब तुम टेस्ट सीरीज लगाओगे तो जरूरी नहीं कि पीवाईक्यूज के टॉपिक सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, है ना, ध्यान देना, है ना। जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यूज के टॉपिक सब टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि उस चैप्टर के किसी अदर टॉपिक से आ गया तो उसको भी एज ए पीवाईक्यू ट्रीट करना, क्योंकि वो टीचर ने टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए। ये भाई ये स्टार है इस जगह पे, टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया बंदे ने बनाई हो, बन गया टीचरों ने बनाई हो, कोई फर्जी या मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचने वालों से नहीं लेना है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज बढ़िया बंदों ने बताइए, पूरा एनालिसिस है, तो उसको भी एज ए पीआईक्यू मतलब उसको भी वैसे ही करना है जैसे पीआईक्यू कर रहे थे। उस क्वेश्चन को भी तुमसे नहीं बना, घर पे आके एनालिसिस कर रहे हो, घर पे आके पेपर ही दोबारा, टेस्ट सीरीज का पेपर ही दोबारा कर लेना। पर तुम तो जाहिर सी बात है इस टाइम पे तो कोई टेस्ट सीरीज अगर आती होगी, आती तो है वैसे, आती तो है 100%, पर अगर तुम घर पे ही बैठ के कर रहे हो तो तुम उसको एज अ पीआईक्यू करो कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो, उसको सोल्व करो, उसको उसके पूरे एकदम जो टॉपिक सब टॉपिक आए उन टॉपिक सब टॉपिक को भी रिवाइज करो, ठीक है। एज अ पीआईक्यू ट्रीट करना है उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी, है ना। जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है उनको एज अ पीआईक्यू ही ट्रीट करना है, ठीक मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया। फिर लास्ट चीज आती है सेल्फ एनालिसिस और शॉर्ट नोट्स। मैं ज्ञान तुम्हें एक बार दे चुका हूं वैसे तो। शॉर्ट नोट्स का मतलब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज, उनको कैसे याद रखना है,
गलतियां, फॉर्मूला लगाने में गलतियां हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई, वो सारी गलतियां है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, गलतियां तुम करते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस तुम्हें डोपामिन देते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें यहां लिखने हैं। इसको शॉर्ट नोट्स बोलता हूं मैं, ठीक है ना। सेल्फ एनालिसिस क्या है कि जब तुम पेपर में कर रहे होंगे, जब तुम पेपर करके आओगे, पेपर करके आते ही तुरंत आधे घंटे बैठना, कॉपी किताबें छोड़कर, और सोचना कि यार मेरी कहां कहां फट गई थी, कौन कौन सा टाइम था जब मेरा दिमाग खराब हुआ, है ना, कौन कौन सा टाइम था जब मैं भटक गया, कौन कौन सा टाइम था जब मेरा फोकस बिगड़ गया, या कौन सा टाइम था जब, या कौन से क्वेश्चन थे जो मेरे को आते थे फिर भी मैं नहीं कर पाया, जिनकी मैं प्रैक्टिस करके गया था, नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों का आंसर तुम्हें ढूंढना है भाई उसमें, है ना। बहुत पावरफुल चीज है ये। मैंने लाइफ में जिस भी फील्ड में गया हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मचाया है। सामने वाले को लगे नहीं लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, न पड़ता था न पड़ेगा, पर मेरे को ये लगता है कि मैं जिस फील्ड में गया हूं मैंने मचाया है ना। मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे मैंने मचाया है, जो मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मेरा काम देखा है ईमानदारी से, उन सबको ये पता है कि मैंने मचाया है मेरी फील्ड में। यहाँ IIT के खड़गपुर के फर्स्ट ईयर से लेके मेरे जनरल सेक्रेटरी तक, मेरे वेट लिफ्टिंग में जाने तक, मेडल वगैरह लाने तक, कुछ भी मैंने किया है, जनरल सेक्रेटरी बनने तक। दाल बाटी मैंने भाई IIT खड़गपुर में दाल बाटी नहीं बनती थी, तो तुम्हारा भाई राजस्थान से हलवाइयों को लेके वहां गया हूं और दाल बाटी बनवाई है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था मेरे हॉस्टल वालों से कि भाई तुम्हारा भाई बनवाएगा तुम्हारे लिए दाल बाटी। जनरल सेक्रेटरी था, बजट था, मैं लेके गया यहाँ से, बकायदा कोटा आया, जो बढ़िया दाल बाटी बनाते थे उनको पकड़ा, ट्रेन में बिठाया, उनके साथ ट्रेन में खड़गपुर गया और दाल बाटी बनवाई है। मेरे खड़गपुर के लोंडे भी इस पर कमेंट करेंगे, अभी देखते जाओ तुम, है ना। तो ऐसे हल्की पिक्चर नहीं है अपन भारी पिक्चर है ना, शरीर से भी, दिमाग से भी, और हरकतों से भी, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने मेरी लाइफ में मचाया ना, मैं उसको सबसे ज्यादा क्रेडिट जो दूंगा वो सेल्फ एनालिसिस को दूंगा। सेल्फ एनालिसिस तुम्हारा बहुत जरूरी है, रियल लाइफ में भी, पढ़ाई में भी, और जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें भी, ठीक है। बहुत जरूरी है सेल्फ एनालिसिस, आना चाहिए तो अडॉप्ट कर लो, ये जिंदगी भर काम आएगा, ठीक, ठीक है यहां तक। दूसरी चीज क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 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 कैसे बढ़ेगी, मैं बता चुका हूं इनडायरेक्टली तुमको। कैसे, तुमने हर गलती नोट की, उसमें सिली मिस्टेक भी बोला मैंने, तुम्हें तुम्हारी सिली मिस्टेक भी नोट करनी है कि भाई मैं तो ऐसी ऐसी गलतियां करता हूं, प्लस माइनस में गलतियां कर देता हूं, अगली बार नहीं करूंगा। लिखना है मैं ये तरह की गलतियां करता हूं, अब नहीं करूंगा, है ना, मैं इस तरह की गलतियां करता हूं, अब नहीं करूंगा, वो लिखा होना चाहिए। एक्यूरेसी फाड़ हो जाएगी तुम्हारी, एक्यूरेसी बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होती है इस तरीके से। मैं गारंटी दे रहा हूं, ऐसा ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं होगा जो मैं दे रहा हूं, है ना, क्योंकि भाई डायमंड लिमिटेड होते हैं, है ना, कचरा बहुत है मार्केट में, पर डायमंड लिमिटेड होते हैं, है ना, लिमिटेड। लोग जनरली यूट्यूब पे आते नहीं है। मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलता था, अच्छा खासा मैं कमा रहा था, और मेरी फैमिली की तो एक्सपेक्टेशन ही 10-20 हज़ार रुपये थी। तुम्हारा भाई 6 डिजिट में कमा रहा है डे 1 से, है ना, इंक्रीमेंट ले रहा है हर महीने क्या, हर साल। तो अपन ने मचाया है ना। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आऊं, और एक लिमिट होती है कि यार ठीक है, बहुत नौकरी वोकरी कर ली, अब बस मन उठ गया, अब नहीं करूंगा, अब मेरे मन में आएगा जो करूंगा, मेरी इच्छा होगी वो करूंगा, जैसे इच्छा होगी वो करूंगा, गाली बकूंगा, कुछ भी करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा, ठीक है। इसलिए आगे ये ज्ञान देके जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहली वीडियो ये मेरी, मैंने अभी अपन पहले 1-2 बार किसी और के साथ आगे होंगे, अकेले कभी नहीं आए, ठीक। दूसरा टाइम मैनेजमेंट बताया मैंने। अब पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है यार, देखो पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, और ये बंदा तो बंदा वेरी करता है, हर बंदा बंदी को अलग लगेगा कि मेरे को कैसे टाइम मैनेज करना है। पर एक सिद्धांत ये है कि तुम्हें केमिस्ट्री पहले करनी है, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये ब्रह्मास्त्र है। बिकॉज इसमें क्या कैलकुलेट करेगा भाई तू, सिर्फ वही देखना है कि क्या है, रिएक्शंस वगैरह याद होनी चाहिए, फलाना ढिंगा इतना ही, ठीक है। तो इसमें यूं नहीं है कि मेरे को तो दुनिया भर का ज्ञान दो, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, ऐसा नहीं है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पहले करो, उसके बाद जो तुम्हारे मन में पड़े उसको बाद में करो, ठीक है। मैं एक और चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि पहले एक बार पूरे पेपर को देख लो, और जहां तुम्हें लग रहा है कि यार क्वेश्चन तो बहुत लल्लू, कर दो, हाथों हाथी कर दो। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन में, छोड़ दो, ठीक। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर तुम्हें 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़कर तुमने 1-2 स्टेप में तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार शायद मैं गलत सोच रहा था, छोड़ दो क्वेश्चन को,
उस टाइम पे ऐसे एक बार ऐसे पढ़ो, जितने बनते हैं उतने बन जाएंगे तुमसे क्वेश्चन। और जो मुझे लग रहा है कि यार मैं कर लूंगा पर थोड़ा लेंदी रहेगा, उसको मार्क कर लो कि सेकेंड टाइम इसको करूंगा, है ना। फर्स्ट टाइम तुमने इंस्टेंटली कर लिया, सेकंड उस पर लिख दो, फिर उसके बाद देख लो थर्ड, तो सेकंड थर्ड पे रेटिंग करनी है। फर्स्ट वाला तो मतलब तुम कर ही रहे हो इंस्टेंटली। ये मेरे तरीके, मेरे को ये नहीं पता तुम्हें सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर ट्राई करके देख लो। टेस्ट सीरीज तुम दोगे, पीआईक्यूज तुम करोगे, तो ट्राई करके देख लो एक बार, है ना। पर मेरे हिसाब से शायद ये मोटा मोटा सबके लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। फिर तुम मेरे को कमेंट करके बता देना कि यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तरीका, है ना। अपन मैं हर कमेंट का भी रिप्लाई कर दूंगा, फुल वेला हूं मैं। तुम मेरे को बोलो क्या करना है, मैं सब करूंगा। तुम बोलो फिजिक्स पढ़ाओ तो मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा भाई। अभी मैं खुला सांड हूं, किसको सिंग मारना है बताओ, ठीक है। एग्जाम प्रेशर, ये मैंने तुम्हें बताया पहले भी, है ना। बाकी हानमा एनीमे, वो वाली कहानी, वो बंदा अपने दिमाग में सेमल कास्ट करता है चीजों को कि यार ऐसा हो रहा होता है, ऐसा वो आया मेरे को पंच मारा, फील करता है उस पंच को, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज तुम्हें डेवलप करनी है, हो जाती है ना, बहुत आसानी से हो जाती है। थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, है ना। थोड़ा सा खाने के लिए भी टिप दूं ना, तो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, है ना, प्रोटीन और फैट बढ़ा दो, है ना। सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये कीटो डाइट का वेरिएंट है, इसमें फोकस थोड़ा सा शार्प हो जाता है, बढ़ जाता है ना। साइंटिफिक है चीजें सारी, चाहो तो कर लो, है ना। मैं जनरली यही करता हूं, जब मेरा दिमाग थोड़ा खराब होने लगता है, मूड थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, तो मैं कार्ब्स बंद कर देता हूं, है ना। प्रोटीन और फैट हाई कर देता हूं, कार्ब जीरो ही कर देता हूं ऑलमोस्ट मैं तो, है ना। चैट जीपीटी पे पूछा जा सकता है कि भाई किस चीज में कितना कार्ब है, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप है, चाहो तो इग्नोर, है ना, और चाहो करना चाहो कि अगर फोकस नहीं बन रहा है, फटी पड़ी तुम्हारी थोड़ी ज्यादा है, तुम जैसे पेपर में बैठ रहे हो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तो ये करो। पहले 7 दिन बहुत ज्यादा बुम बुम होगा, मतलब टंजर पंजर हिल जाएंगे, उसके बाद माहौल बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है ये टाइम, ये मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है भाई, ठीक है ना। उसके बाद ये डाटा है, ये इधर का तो भूल जाओ, ये मैंने टीम को बोला था कि इसको हटा दे ना, पर फिर भी उन्होंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है काम की चीज, ये है काम की चीज। वैसे तुमको पता होगा इतनी परसेंटाइल, इतने मार्क्स, 100 नंबर के आसपास तुम लाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, 26 से 27 क्वेश्चन में तुम जंग जीत चुके होंगे, है ना। रैंक लाने के लिए तुम्हें थोड़ा और मचाना पड़ेगा, मैंने तरीका बताया, उससे रैंक आ सकती है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि रैंक नहीं आएगी। रैंक में ऐसे नहीं बोल रहा है एयर 1 2 3 ला दोगे तुम, उसके लिए देखो रहता है, उसके लिए थोड़ा और मचाना पड़ता है, टाइम भी चाहिए उसके लिए, है ना। दूसरा ये इसकी मैं बात कर रहा था, है ना। मैंने ये चैप्टर्स और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, और कितने क्वेश्चन आए और कैसे आए, इजी मॉडरेट। अब ये इजी मॉडरेट मेरे लेवल पे मैंने लिखे हैं, मेरे को जो इजी लगता था, मेरे को जो मॉडरेट लगता था। तुम्हारा लेवल हो सकता है अलग हो, तुम्हें कोई इजी अलग लगे, मॉडरेट अलग लगे, तो मैंने पूरी ये है ना, पूरे मिल जाएंगे तुमको, मैं पीडीएफ दे दूंगा नीचे, तो ये पूरा तुमको मिल जाएगा, तुम डाउनलोड कर लेना, है ना। इसको एक एक एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो तुम्हारी जान निकल जाएगी और मैं भी पसर जाऊंगा ये, ठीक है ना। तो रात की भाई 3:30 बज रही है अभी, मेरे को एकदम से दौरे पड़े, मैं सो रहा था, मैंने यार जनवरी अटेम्प्ट आ गया। मेरा प्लान तो बहुत दिनों से था कि यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मेरा फिजिक्स पढ़ाने का बहुत भयंकर मन है, सच बात तो ये है, और बहुत पहले से था, पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, है ना। मैंने जीबी सर को बोला, मैंने सर फैकल्टी बना दो, जीबी सर ने भी यार पीस मार दिया कि बच्चा अभी ऐसे बोलता रहता है। ठीक है, तो अभी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, पर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो हाँ, इससे ये भी याद आया कि अगर तुम बोलोगे तो मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर, देखो तुम्हारा बोलने नहीं बोलने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मेरे को, मैं तो पढ़ाऊंगा, है ना। ये वीडियो डल जाएगी कल परसों से, अपन मैं सेंटर ऑफ मास चालू करने वाला हूँ पहले, क्योंकि मेरे को लगता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, तो एक ही योगदान दे पाऊँ तो दूँ। हालांकि मैं 26-27 को टारगेट करते हुए लेक्चर बनाऊंगा, वन शॉट भी डालूंगा बीच बीच में, तुम्हारा मन करते हो तुम देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, याद रह जाए तो, है ना। वरना वीडियो खत्म होकर भूल जाओ तो भूल जाना यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं पढ़ाऊंगा कल से, तो जिसको लगता है कि मैं अच्छा, और देखो हाँ, मैं पढ़ाने का एक और चीज बताऊं, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं उसका भी रीजन तुम्हें बताना चाहूंगा। मैं जब क्वेश्चंस करता था ना, तो मैंने जब जैसे टीचर ने मेरे को क्वेश्चन कराया, मतलब क्लास में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए, अब मैं क्वेश्चंस को आके जब एग्जाम्पल करता था, तो मैंने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ के मैं उसका सोल्यूशन देखे बिगेर उसको सोल्व करता था, और मैं जनरली ट्राई करता था कि मैं और तरीकों से भी कर पाऊँ। ये मेरे में कुचर थी, देखो यार, हर बच्चे में होती है नहीं होती मेरे को नहीं पता, मेरे तो कुचर थी ये कि मैं उसको और तरीके से करूँ। टीचर ने जो बता दिया तो बता ही दिया, मेरे को दूसरे तरीके से करना है, मेरे अंदर ये कुचर थी, है ना। और मैं जनरली मतलब
मेरे को गॉड गिफ्टेड है ये। मैं जनरली ऐसे तरीके ढूंढता था, ऐसे तरीके ढूंढे हैं मैंने जो बहुत आसानी से कर देते हैं, मतलब बहुत इजी को क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से उसको विजुलाइज करना, उसको सोचना। मेरा सोचना विजुलाइज करने का तरीका तुम्हें टफ लग सकता है, पर अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, है ना। अगर तुम्हें ये चीज समझनी है तो एक एटलीस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लेक्चर्स वगैरह आएंगे आगे, सेंटर ऑफ मास एक पूरा देखना। पेशेंस तो चाहिए, देखो पढ़ाते टाइम टीचर ज्यादा बसड़दौड़ी मचाएगा, है, तो मैं एंगेज रखने की कोशिश नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को तो पढ़ाने से मतलब है उस टाइम तो मैं पढ़ा रहा हूँ। पर अगर तुमने थोड़ा सा दम लगा के उसको देख लिया थोड़ा पेशेंस के साथ, तो हो सकता है तुम्हें मेरी साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि मैं कैसे पढ़ता था, कैसे क्वेश्चंस करता था। मेरी साइकोलॉजी बेस्ट साइकोलॉजी, मैं तो यही बोलूंगा। मैंने ना बहुत सारी वीडियो में भी, मतलब बहुत सारी, क्या एक बार पहले किसी सडू इंस्टीट्यूट में भी बोला था कि मेरी साइकोलॉजी ये है कि मेरी तारीफ करोगे तो कुछ भी कर दूंगा, तारीफ नहीं करोगे तो नहीं करूंगा, और कोई तारीफ नहीं करेगा तो मैं खुद मेरी तारीफ करूंगा। तो तुम्हारा भाई खुद तारीफ करेगा क्योंकि कैमरा तो बोलता नहीं है, तो मैं खुद बोलूंगा, है ना। तुम्हें कमेंट में लिखना, गाली गलौज लिख दी तो मेरे पास फिल्टर नहीं है ना। मैं खड़गपुर के 3rd ईयर 2nd ईयर में जितना 14 आदमी था उतना ही अभी हूं। तुम कमेंट करोगे, तुम्हें लग रहा है कि मैं इज्जत से रिप्लाई कर दूंगा, गाली दोगे रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं मावेन कर दूंगा भाई। तो ध्यान रखना अपनी इज्जत बचाने के लिए, और तुम बोलोगे जो तुम मेरे को दिख रहा होगा और मैं बोलूंगा जो सब देखेंगे, तो इतनी नहीं सड़वानी अपनी, है ना। तो इज्जत का ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे भाई देख, ये सारा सीन है, ये सारे मैंने डाल दिए, तुम्हारे भाई ने मेहनत करके, है ना। मेरे को शाम को 7-8 बजे आई थी फील, मैंने कहा कुछ तो डालूं कुछ तो डालूं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, तो मैंने ये डाली है पहली वीडियो, है ना। मैं सीधा सेंटर ऑफ मास की वीडियो डालने वाला था, पर नहीं जमी मेरे को, तो मैंने कहा पहले ये डालते हैं, थोड़ा भला करते हैं लोग बाबू का, फिर अपन आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मैंने 100% मेरा बेस्ट दिया है, तुम्हें समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात। मेरी उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा गेम, है ना। नहीं आया तो 2-3 बार देख लेना वीडियो, और इसके बाद वीडियो देखना बंद करो, मेरी देख लेना, औरों की देखना बंद करो। मेरी देख लेना, औरों की देखना बंद करो, और वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भी स्किप करना। सीरियसली मैं बताऊं तो वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह देखना भी स्किप करना, टेक्स्ट देखना, है ना। जनरली कोशिश करना कि तुम फोन पे वीडियोस पे ना जाओ। अब आज के 60 दिन समथिंग बचे हैं यार, नहीं करना रिस्क। 60 दिन के बाद आके देख लेना, मेरी भी नहीं देखनी तो मत देखना, कोई लोड नहीं है। पर सटीक 60 दिन मेहनत करो। मैक्सिमम बच्चा जो इसको देख रहा होगा 60 दिन के बाद भाई उसका कुछ हो चुका होगा, या फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा होगा, वो मेरे को ज्यादा फॉलो करेगा नहीं करेगा। पर मेरे को इतना उससे यूं नहीं है कि यार मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मिलियन में कर दो, फेमस कर दो, वो तो मैं हो ही जाऊंगा। मेरे को बस ये है कि तुम थोड़ा सा कर लो भाई, बढ़िया करके हंसकेटंग रिप्लाई करो। रिप्लाई करके क्या मिलने आ जाओ मेरे से, मिलने आ गया ना तुम्हारा भाई तुम्हें मौज करा देगा जिंदगी की, ठीक है। कोटा में बहुत नाम है अपना, ठीक है। चलो बाय टाटा।